हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था 1950 से लेकर के 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, कैसे गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए। आई होप आपने पहले मेरी वो वीडियो देख ली है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में। तो इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल सिर्फ तभी था जब हमारे पास गुड इंडस्ट्रीज़, अच्छी इंडस्ट्रीज़ हो, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलने वाले एम्प्लॉयमेंट से कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन को एंड प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करता है। तो इसीलिए इस रीज़न के कारण हमारे जो 5 ईयर प्लान्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारे कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो काफ़ी लिमिटेड थी। मेन जो इंडस्ट्रीज़ थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे वो कॉटन एंड जूट तक ही लिमिटेड थी। कुछ दो वेल नोन स्टील इंडस्ट्रीज़ थी। एक थी जमशेदपुर में और दूसरी थी कोलकाता में। इसीलिए ये ज़रूरी था कि हम अपनी कंट्री के अंदर स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस को डेवलप करें ताकि इंडिया की ग्रोथ या डेवलपमेंट हो पाए। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर के रोल के बारे में। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन था पॉलिसी मेकर के पास कि किसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मेजर रोल असाइन किया जाए, पब्लिक सेक्टर को या फिर प्राइवेट सेक्टर को। तो हमने लीडिंग रोल दिया। किसे हमने लीडिंग रोल दिया? तो हमने लीडिंग रोल दिया पब्लिक सेक्टर को, और इसके पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहला रीज़न ये था शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विथ प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन्वेस्टमेंट करें इंडस्ट्रीज़ में, जो कि हमें चाहिए थी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री के अंदर 2 वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट ही थे। एक थे टाटास और दूसरे थे बिरलास। इसीलिए गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि वो इन्वेस्टमेंट करे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ताकि हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने PSUs इस्टेब्लिश किए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसमें सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। हमारी जो इंडियन मार्केट थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंडियन इकोनॉमी के अंदर कोई मेजर प्रोजेक्ट करे। अगर उनके पास कैपिटल भी होता तो इकोनॉमी के अंदर मार्केट साइज़ जो था वो बहुत ज़्यादा कम था, और डिमांड इंडस्ट्रियल गुड्स का काफ़ी ज़्यादा कम होने के कारण प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सरकार का ये जो इक्विटी का ऑब्जेक्टिव था, ये सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव था, ये सिर्फ़ और सिर्फ तभी अचीव किया जा सकता था जब स्टेट का या गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होता। किसमें?
इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में। इन तीनों कारणों के कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्टेट का पूरी तरीके से कंट्रोल होगा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, और हमने लीडिंग रोल असाइन किया। किसे हमने लीडिंग रोल असाइन किया? तो पब्लिक सेक्टर को। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के बारे में। तो इसके पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें। सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज़ ए comprehensive package of policy measures which covers various issues connected with different industrial enterprises of the country. So what is industrial policy? It is a comprehensive package of policy measures which covers various issues connected with different industrial enterprises of the country. कंट्री के अंदर जो अलग अलग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज़ है, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को लेकर के एक पॉलिसी मेजर्स, उन इश्यूज़ से रिलेटेड पॉलिसी मेजर्स। और कैसे पॉलिसीज़ मेजर? कंप्रिहेंसिव पैकेज, मतलब डिटेल्ड पैकेज। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके लिए जो पॉलिसीज़ होते हैं वही होता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के प्रोसीजर, प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन जो कुछ भी है वो कहाँ से आते हैं? वो इसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से आते हैं। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसके पहले 1956 के पहले एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 भी था। लेकिन इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला तो बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए, जिसके वजह से हमने फिर से एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बनाई। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 को इंडिया के अंदर अडॉप्ट किया गया था 30 अप्रैल 1956 को। 30 अप्रैल 1956 को। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 ने इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया 3 कैटेगरी में: शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज़, शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज़ एंड शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज़। तो फर्स्ट कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ यानी कि शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज़, इनको एक्सक्लूसिवली कौन ओन करेगा? ओन बाय स्टेट। इस कैटेगरी के अंदर 17 इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया। इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एटॉमिक एनर्जी, heavy and core industries etc. फिर थी शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज़। इस शेड्यूल में 12 इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया। कितने इंडस्ट्रीज़ को? 12 इंडस्ट्रीज़ को। अब इस तरह की शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने का इनिशिएटिव, मतलब इसे इस्टेब्लिश करने का इनिशिएटिव कौन लेती? तो स्टेट लेती। और उसके फर्दर डेवलपमेंट या उसको
ग्रो करने का काम दोनों मतलब प्राइवेट सेक्टर और स्टेट दोनों मिल करके करती। क्या बोला मैंने? इनिशिएटिव जो सेटअप करेगा वो कौन करेगा? स्टेट। पर बाद में जब ग्रो करने का बारी आएगा इंडस्ट्रीज़ को, तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, स्टेट के एफर्ट्स को या सप्लीमेंट करेगी, सपोर्ट करेगी। अब इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ थे जैसे कि एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, फर्टिलाइज़र्स एट्सेट्रा। फिर थी आखिरी टाइप की इंडस्ट्रीज़, दैट इज़ शेड्यूल 3 इंडस्ट्रीज़। अब जो भी इंडस्ट्रीज़ इन 17 या 12 इंडस्ट्रीज़ के बीच में नहीं आती थी, वो आती थी शेड्यूल सी में। अब शेड्यूल सी में ये रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़ थी और इन इंडस्ट्रीज़ में इन इंडस्ट्रीज़ में प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर सकती थी और स्टेट जो है, प्राइवेट सेक्टर के लिए ये इंडस्ट्रीज़ थी, प्राइवेट सेक्टर। और इन इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट को इन फैसिलिटेट और इनकरेज कौन करेगा, मतलब सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा? तो स्टेट प्रोवाइड करेगी। और इन इंडस्ट्रीज़ को भी कंट्रोल किया जाता था। तो कैसे कंट्रोल किया जाता था? तो इसे कंट्रोल किया जाता था थ्रू लाइसेंस के थ्रू इसे कंट्रोल किया जाता था। और ये लाइसेंस किसके अंडर कवर थे? अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी 17 इंडस्ट्रीज इसमें कवर थी। एक्सक्लूसिवली इसमें कौन ऑपरेट कर सकता था? ओनली स्टेट। इसके एग्जाम्पल थे आर्म्स, एम्यूनेशन, एटॉमिक एनर्जी, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। फिर शेड्यूल बी थी रिमेन 12 इंडस्ट्रीज़ थी और इसको सेटअप करने का इनिशिएटिव कौन लेगा? स्टेट। और आगे चल कर के प्राइवेट सेक्टर स्टेट के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करेगा, सपोर्ट करेगा। इसके अंदर कुछ इंडस्ट्रीज़ जो कि कवर थी, एल्यूमिनियम, मशीन, फर्टिलाइज़र्स एट्सेट्रा। फिर शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज़ थी। जो भी इंडस्ट्रीज़ इन दो कैटेगरी में नहीं आती थी वो शेड्यूल सी में आती थी। इसमें प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट कर सकता था, लेकिन स्टेट इसे भी कंट्रोल करती थी थ्रू सिस्टम ऑफ लाइसेंस। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में। सो व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज़ ए रिटन परमिशन from the government to an industrial unit to manufacture goods। तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है? लाइसेंस। जैसे लाइसेंस वर्ड का मतलब क्या होता है? बेसिकली लाइसेंस क्यों लिया जाता है? जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? एक तरीके से हमें परमिशन मिल रहा है कि हम ड्राइव कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब ये होता है, ये एक रिटन परमिशन है। मतलब परमिशन है और प्लस कैसे? रिटन होना चाहिए। और ये देता कौन है? तो ये गवर्नमेंट देती है। किसे देती है? तो ये दिया जाता है एक इंडस्ट्रियल यूनिट को। और ये क्यों दिया जाता है? कि वो मैन्युफैक्चर गुड्स कर सकती है। ये अलाउ किया जाता है कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट गुड्स को मैन्युफैक्चर कर सकती है। और कैसे? तो रिटन परमिशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 ने गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो लाइसेंस इशू कर सकती थी। किन चीज़ों के लिए लाइसेंस इशू कर सकती थी? तो 3 चीज़ों के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस इशू कर सकती थी। सेटिंग,
अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ को सेट करने के लिए सरकार लाइसेंस इशू कर सकती थी। सेकंड था एक्सपेंशन के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। और तीसरा और आखिरी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का अगर डाइवर्सिफाई करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने हैं, तो उसके लिए भी सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। तो 3 चीज़ों के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। अगर आपको न्यू इंडस्ट्री सेट करना है तो, अगर आपको एक्सपेंशन करना है एक ब्रांच की जगह दूसरा यूनिट खोलना है तब, या आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स करना है तब। अब फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी थी तो किसका परमिशन लेना पड़ता था? गवर्नमेंट। मतलब आफ्टर ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट अप्रूवल या लाइसेंस तभी जा कर के कोई न्यू इंडस्ट्री सेटअप हो सकती थी। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट ये था कि अगर आपको लाइसेंस चाहिए और इजी, मतलब थोड़ा इजी लेना होता था। कहाँ पे लाइसेंस लेना इजी होता था? तो अगर इंडस्ट्री सेटअप होती थी इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में। कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट को अगर किसी को भी अगर लाइसेंस चाहिए था, तो अगर इंडस्ट्री आप सेटअप कर रहे हो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में, तो कंपेरेटिवली इजी होता था। अब इसके पीछे का पर्पस क्या था? तो इसके पीछे का पर्पस सिंपली ये था कि सरकार प्रमोट करना चाहती थी रीजनल इक्वालिटी। रीजन वाइज क्या है, इक्वालिटी आए, इसलिए बैकवर्ड रीजन्स में इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना ईजी होता था। इनफैक्ट जो बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप होती थी उन्हें कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता था। इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट भी होता था वो भी क्या होता था, कंपैरेटिवली कम होता था। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है लाइसेंस आपको तब भी चाहिए जब आपको क्या करना है, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है। अब एक्सपैंड मतलब इनफैक्ट अगर आपको अपना आउटपुट इंक्रीज़ करना है या प्रोडक्शन को अपना डाइवर्सिफाई करना है, हर केस में क्या चाहिए होता था, इंडस्ट्रियल लाइसेंस चाहिए होता था। इसके पीछे का कारण क्या था? तो सॉरी इसके ये सरकार लाइसेंस तभी देती थी एक्सपेंशन के लिए या डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर सरकार को ये लगता था कि देयर इज़ नीड फॉर larger quantity of goods in the इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा गुड्स की ज़रूरत है। अगर सरकार ये कन्विंस होती थी तभी एक्सपेंशन के पर्पस के लिए लाइसेंस मिलता था। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। तो 1955 में विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमिटी, जिसे हम कार्वे कमेटी भी कहते हैं, कार्वे कमेटी, इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया या ये बताया कि पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो है वो प्रमोट कर सकती है क्या चीज़ को, प्रमोट रूरल डेवलपमेंट को क्या कर सकती है, प्रमोट कर सकती है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का मतलब क्या होता है? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बेसिकली डिफ़ाइन किया जाता है एक यूनिट मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकती है अपने एसेट पे, इसके रेफरेंस में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड
ऑन द एसेट्स ऑफ ए यूनिट। एक यूनिट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना अपने एसेट्स पे इन्वेस्ट कर सकती है, इसी के रेफरेंस में हम डिफ़ाइन करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। अब ये 1950 में था 5 लाख, मतलब मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है 5 लाख तक। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, अब क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है तो ज़्यादा इनके पास पैसे नहीं होते थे कि बड़े बड़े मशीन्स को यूज़ करें प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चर के लिए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है। मतलब जो प्रोडक्शन किया जाता है या मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसमें लेबर का इन कंपैरिजन टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में ये ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती है। एग्रीकल्चर के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे लोगों को या लार्ज नंबर ऑफ़ लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। फिर इसमें सेकेंड पॉइंट है नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती है। इसीलिए अगर इन्हें हमें फ्लोरिश करना है या इसे ग्रो होते हुए हमें देखना है तो ज़रूरत ये था कि हम उसे क्या करें, प्रोटेक्ट करें बिग फर्म्स या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ। अब सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए इन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले सरकार ने किया रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकेंड स्टेप जो सरकार ने लिया वेरियस कंसेशंस। अब एक एक करके हम लोग दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सरकार ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या कर दिया, रिज़र्व कर दिया। बेसिकली अब ये जो रिज़र्वेशन हुआ था इसमें ये देखा जाता था कि क्या एबिलिटी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने का या प्रोड्यूस करने का, और उसके बेसिस पे सरकार ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिज़र्व कर दिया। अब इसमें सेकेंड पॉइंट है वेरियस कंसेशन। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारे कंसेशन भी दिए गए, जैसे कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक्साइज ड्यूटी जो था वो क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी जो था वो कम लगता था और बैंक से लोन भी लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता था। तो इस तरीके से सरकार ने इन इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया बिग इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में, वरना ये इंडस्ट्रीज़ कॉम्पीट नहीं कर पाती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।